स्टूडेंट, आज मैं आपको स्टैगफ्लेशन के बारे में बताने वाला हूँ। स्टैगफ्लेशन जो है वो पहली बार 1970 के दशक में रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है। अब उसके बारे में आपको मैं डिटेल में सारा बताता हूँ। स्टैगफ्लेशन was first recognized during 1970s, where many developed countries experienced the rapid inflation plus high unemployment as a result of an oil shock। मतलब ये हुआ कि तेल की कमी की वजह से 1970 के दशक में जितनी भी डेवलप्ड इकॉनमी थी, उन्होंने इन्फ्लेशन के साथ-साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट देखा था। क्यों देखा था? क्योंकि ऑयल का सप्लाई शॉक लगा था। देखो, ऑयल जो होता है ना, वो किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो ऑयल जो होता है एक तरह से रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। मतलब कि कोई मशीन चल रहा है या कोई ट्रांसपोर्टेशन है, तो क्या होता है कि रॉ पेट्रोलियम के दाम के बढ़ने से क्या होता है ना कि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जो सप्लाई साइड को एडवर्सली इफेक्ट करता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सिंस 1970 द राइजिंग प्राइस लेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्लो एंड नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ have become somewhat of norm rather than the exceptional situation। देखो, 1970 के दशक में क्या हुआ कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ थे ना वो स्लो हो गए। ठीक है। और उन्होंने बहुत सी कंट्री ने निगेटिव जो है वो ग्रोथ एक्सपीरियंस किया। ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन था जिसमें क्या हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा था और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा था। और क्या हुआ था कि सारी कंट्री स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ गई थी। स्टैग्नेंसी का मतलब होता है ठहराव। मतलब जितनी भी देश की इकोनॉमी थी वो ठहर गई थी। और कुछ देशों ने तो क्या हुआ था, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक्सपीरियंस किया। नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जीडीपी श्रिंक हो गई। अब मैं आपको स्टैगफ्लेशन के बारे में अच्छे से बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टैगफ्लेशन जो वर्ड है वो किस चीज से बना है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंसी का मतलब होता है ठहराव और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ये क्या कारण है, किस तरह से ये हुआ, इसके बारे में आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। स्टैगफ्लेशन को लोग दूसरे अर्थों में भी समझते हैं कि ये जो था ना, इसकी वजह से क्या था कि प्राइस राइज हुए थे और हाई अनएम्प्लॉयमेंट था। जबकि फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है, यानी दोनों में से किसी एक को आप चूज करेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था 1970 के दशक में कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी था और साथ के साथ क्या था, हाई इन्फ्लेशन भी था। तो अब मैं आपको आगे बताता जाऊंगा कि ये कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसका मेन कारण जो था वो ऑयल शॉक की वजह से हुआ था। तेल का जो तेल की जो कमी आई थी ना, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको फिलहाल ये समझना है कि स्टैगफ्लेशन का एक कारण जो था ना, तेल की सप्लाई साइड में शॉक लगना, मतलब कि तेल की सप्लाई रुक गई थी। ये एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन स्टैगफ्लेशन को मैं आपको आगे डायग्रामेटिकली सारा बताऊंगा। अब स्टूडेंट, मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉलिटिकल रीजन क्या थे ऑयल शॉक के। देखो, 1973 में ऑयल क्राइसिस जो था ना वो बिगेन हुआ था। क्यों बिगिन हुआ था? क्योंकि जो मेंबर थे ओपेक कंट्री के, ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, उन्होंने तेल ऑयल को जो है ना एक एम्बार्गो घोषित कर दिया और उन्होंने नेशन को टारगेट किया था, जिन्होंने इजराइल की मदद की थी यौम किप्पुर वार में। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑयल एम्बार्गो यानी एम्बार्गो का मतलब क्या होता है। फिर मैं आपको यौम किप्पुर वार के बारे में भी बताऊंगा। देखो,
अब मैं आपको ये बता दूं कि एम्बार्गो क्या होता है। एम्बार्गो इज ए गवर्नमेंट ऑर्डर दैट रेस्ट्रिक्ट कॉमर्स विथ ए स्पेसिफिक कंट्री और द exchange of a specific good. An embargo is usually created as a result of unfavorable political और इकोनॉमिक सर्कमस्टांस बिटवीन द नेशन। देखो क्या होता है, एम्बार्गो में गवर्नमेंट ऑर्डर देती है किसी भी देश में कि वो रेस्ट्रिक्ट कर देती है कॉमर्स से, मतलब कोई भी व्यापार जो होगा ना वो बंद कर देगी। वो किसी गुड्स के ऊपर भी कर सकती है, किसी सर्विस के ऊपर, कुछ गुड्स के ऊपर भी कर सकती है और किसी कंट्री के ऊपर भी। मान लो कि कोई देश है, उसका किसी देश से झगड़ा हो गया या कुछ अनफेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन हो गए, तो वो एम्बार्गो घोषित करके क्या करेगी कि वो सामान को भेजना बंद कर देगी। सेम थिंग 1970 के दशक में हुआ था, जब ओपेक कंट्री ने क्या किया था कि एम्बार्गो घोषित किया था और तेल जो है उसको क्या करा था, उसको भेजना जो है वो बंद कर दिया था। देखो यम किप्पुर वार जो है वो 1973 में लड़ा गया था। इसको अरब इजरायली वार भी कहते हैं, जिसमें अरब स्टेट के साथ साथ इजिप्ट और सीरिया सारे देश मिलकर के इजराइल की तरफ कूच किया था, उससे लड़ाई करी थी। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है इस वार में इजराइल की जीत हुई थी। खैर, अब मैं बात करता हूँ यम किप्पुर इसे क्यों बोलते हैं। ये उस समय में उन लोगों ने हमला किया था जिस समय में उनका कोई फेस्टिवल वगैरह चल रहा था शायद, तो इसलिए इसे यम किप्पुर वार बोलते हैं। यम किप्पुर का मतलब होता है डे ऑफ एटोनमेंट, यानी प्रायश्चित दिवस। ये एक इम्पोर्टेंस रखता है यहूदी लोगों के बीच। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि बहुत से देश जो है उनको टारगेट किया गया था ओपेक के द्वारा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इजराइल की मदद की थी। इनमें जो देश थे वो कनाडा थे, जापान था, नीदरलैंड था, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड था, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका था। बाद में इसको एक्सटेंड भी किया पुर्तगाल के लिए, रोडेशिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए। तो ये कारण थे ऑयल में जो सप्लाई शॉक लगा था, ये कारण था। मैंने स्टैगफ्लेशन का जब फेनोमेनन आपको बताया तो मैंने सोचा कि आपको पॉलिटिकल भी चीज़ बताऊं, क्योंकि पहले के समय में इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी कहते थे। तो ये बातें मैंने आपके सामने रखना लाजमी समझा। अब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हालांकि एम्बार्गो 1974 तक लगभग खत्म ही हो गया था, लेकिन तब तक क्या हुआ कि प्राइस जो था ना वो पेट्रोल का लगभग 300% बढ़ गया था। पहले तो खुद किसी भी चीज़ की इकाई अगर 100% होती है, उसमें 300% ऐड हुआ तो मतलब टोटली जो हो गया वो 400% हो गया। मतलब कि पहले अगर यूएस डॉलर 3 बैरल पे अगर पेट्रोल बिक रहा था, $3 पर बैरल पे जब पेट्रोल बिक रहा था, तो वो बाद में $9 पर बैरल पे बढ़ के ग्लोबली $12 पर बैरल पे हो गया था। यूएस में तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। तो एम्बार्गो की वजह से ही ऑयल क्राइसिस आई, या फिर शॉक भी बोलते हैं, पेट्रोलियम शॉक भी बोलते हैं। और इसका जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ग्लोबल पॉलिटिक्स पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा और ग्लोबल इकोनॉमी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। इसे ही हम ऑयल फर्स्ट शॉक भी कहते हैं। तो मैंने आपको इस तरह से बताने की कोशिश की कि पॉलिटिकल रीजन क्या थे ऑयल के सप्लाई शॉक में आने के लिए। इन्होंने क्या किया था, जो ओपेक कंट्री थी उन्होंने इस तरह की पॉलिसी अपनाई और पेट्रोल के जो सप्लाई है उनको रोक दिया। रोकने की वजह से इकोनॉमी में एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा। प्रोड्यूसरों ने अपनी सप्लाई कम कर दी, जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं।
स्टूडेंट्स, मैं आपको अब ये बताने की कोशिश करूंगा कि स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं थ्योरेटिकली रूप में। देखो, कोई भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड फंक्शन होता है, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। फिर भी मैं बता दूं कि ये रिप्रेजेंट करता है टोटल डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी एट मतलब ड्यूरिंग ए ईयर एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए सर्टेन प्राइस लेवल ऑल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है वो ये बताता है कि टोटल गुड्स ऑफ सर्विस की एक साल में कितनी डिमांड है एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे। सेम क्या होता है उसी तरह सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये बताता है कि कंट्री ने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है, या वो कर सकती है अलग अलग प्राइस लेवल पे। तो जब मैंने आपको ये बताया था कि इक्विलिब्रियम प्राइस वहां पे डिसाइड होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वहां डिसाइड होती है, जो एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। मैंने डायग्रामेटिकली आपको ये बताया हुआ था, ठीक है। अभी मैं आपको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल का एक चित्र दिखा देता हूँ, पिक्चर दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व है। और मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन कब आता है, जब एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो ये सिंपल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व था। अब मैं आपको स्टैगफ्लेशन के लिए बताता हूँ। स्टैगफ्लेशन कंट्री की वो अवस्था है जहां पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है वो शिफ्ट करता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया है कि स्टैगफ्लेशन जो होता है उसमें स्टैग्नेंसी और इन्फ्लेशन दोनों होता है। ये तो फर्स्ट होता है बताने का तरीका। दूसरा तरीका हम लोग ये भी बोलते हैं कि स्टैगफ्लेशन के केस में इन्फ्लेशन भी होता है और हायर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो मैं इस मॉडल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन की वजह से हम स्टैगफ्लेशन को समझेंगे दोनों केस में। देखो, ये प्राइस लेवल है और ये क्या है, जीडीपी लेवल है, जो मैं आपको सिंपल डिमांड सप्लाई मॉडल से बता रहा हूँ। इकोनॉमी में मैंने आपको बताया था एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है, जिसको हम लोग ए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स से डिनोट भी करते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ठीक है। उसी तरह एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये दोनों जिस जगह पे काटते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल डिसाइड होता है और आउटपुट लेवल डिसाइड होता है। तो ये देखो, आप ये चीजें आपको समझ में आ गई कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व वहां पे काट रहे हैं जहां पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। क्योंकि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल इसलिए माना जाता है कि माना ये जाता है कि इकोनॉमी की जो इफिशियंसी है वो फुल लेवल पे है। इससे आगे अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसमें जीडीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो फिक्स है, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूं कि जब ऑयल का शॉक लगा तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया तो उसके कारण क्या थे? क्योंकि पेट्रोलियम जो है एज ए एक तरह से इनपुट माना जाता है। बहुत मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पेट्रोलियम जो है एक इनपुट माना जाता है। तो इसके दाम की वजह से लोगों ने सप्लाई को कटिंग करना शुरू किया, बढ़ते दाम। और सबसे बड़ी बात थी कि इसकी वजह से इसकी वजह से क्या हुआ था कि सप्लाई शॉक जो है हुआ, तो ये लीड किया कि सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करे। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया था, उन्होंने प्रोडक्शन जो है वो कम करना शुरू कर दिया था।
पेट्रोलियम एज एन इनपुट यूज होता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो जब पेट्रोलियम शॉक लगा, मतलब कि पेट्रोलियम की जब कमी आई, तो प्रोड्यूसरों ने क्या किया कि प्रोडक्शन करना कम कर दिया। प्रोडक्शन कम करने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। लेफ्टवर्ड जब देखिए, जब शॉर्ट रन में जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया, इस जगह से इस जगह की तरफ बढ़ा, तो फिर क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो शॉर्ट रन में चेंज होकर के एग्रीगेट सप्लाई कर्व जब इस तरह से चेंज हुआ, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ पे शिफ्ट कर गया, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो अब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था वो एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व की वजह से हुआ था। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इस जगह पे क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम लेवल डिफाइंड हुआ। इससे क्या हुआ, प्राइस लेवल भी बढ़ गया और जीडीपी लेवल जो है वो घट गया, यहाँ से यहाँ लेफ्टवर्ड श्रिंक कर गया। तो ये केस क्या था, स्टैगफ्लेशन का था। अब मैं आपको इसे एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी जोड़ के दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम खींचना पड़ेगा नीचे, और यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो चीजें है ये एम्प्लॉयमेंट को घोषित कर रही है, मतलब इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक। अब मैं आपको ये बता दूं कि जीडीपी लेवल, जब भी किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो उसका एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ता है। जब मैं आपको ओकून्स लॉ बताऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको फिलहाल ये समझना है, या लेमन लैंग्वेज में मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी देश की अगर जीडीपी बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, वहां उस देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, क्योंकि वर्कर भी तो क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इस जीडीपी लेवल पे कितना एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए मैं ये वाला डायग्राम खींच रहा हूँ। ये जो कर्व है, ये जब इसके आके मिलता है तो इस जगह पे जो एम्प्लॉयमेंट दिखता है इस लेवल पे, तो वो जीडीपी लेवल पे दिख रहा है। यहां से अगर मैं लाइन खींचा तो ये डिनोट करेगा जीडीपी लेवल को और एम्प्लॉयमेंट में रिलेशन बताएगा, मतलब इस जीडीपी लेवल पे इतना एम्प्लॉयमेंट है। अब दूसरी बात क्या है, जब जीडीपी लेवल यहां से इस तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, ये जीडीपी लेवल जब इस तरफ शिफ्ट हुआ तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन को जब हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया, वो कम हो गया, जिसको हम N1 मान लेते हैं। तो जब एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट का अपोजिट जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया। तो स्टैगफ्लेशन के इस फेनोमेनन से मैंने आपको ये बताया कि कैसे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है शॉर्ट रन में शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से जीडीपी घट गया, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो घट गया, जो फर्दर लीड करा अनएम्प्लॉयमेंट को। तो कारण जो था वो क्या था, पेट्रोलियम का शौक था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जो है वो शिफ्ट किया। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है स्टैगफ्लेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व के शिफ्ट होने की वजह से स्टैगफ्लेशन का जो है वो क्या बोले, फर्स्ट टाइम देखा गया या ऑब्जर्व किया गया। तो ये सारी की सारी थ्योरी है इसके बिहाइंड। इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट होता है। स्टैगफ्लेशन के केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है।